नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सोल्व कर रहे थे ईएसआईसी प्रीवियस ईयर का पेपर, और ये जो पेपर है वो है ईएसआईसी गुड़गांव का पेपर जो कि 2009 में कंडक्ट करवाया गया था। इसमें से अपन ने 50 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में देख लिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है सेशन तो वो आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ईएसआईसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के नाम से, वहाँ से आप देख लेना। चलिए आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूं, वीडियो के एंड में यानी जैसे ही अपने 100 क्वेश्चंस पूरे होंगे, जैसे क्वेश्चंस पूरे होंगे वहाँ पे आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। नोट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ वो ईएसआईसी के एग्जाम में हेल्प करेंगे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और बहुत सारे ऐसे उन पॉइंट्स में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, या फिर वो पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल वो बात करेंगे जब अपन 100 क्वेश्चंस इस पेपर से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपन 51 नंबर क्वेश्चन से आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या पूछा गया है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी द फंडस ऑफ द मदर इज अबाउट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पहले भी पूछा जाता था, यानी 2009 में पूछा गया है, यानी कि पहले भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अभी जैसे जैसे एग्जाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से मॉडिफाई किए जा रहे हैं। बाकी लैंग्वेज वही है, वही कहानियाँ हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी मॉडिफाई करके आपको पूछी जा रही है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे ही बेबी का जन्म होता है या फिर जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जस्ट उसके बाद में जो फंडस है उसकी हाइट यानी फंडल हाइट जो है वो कहाँ पर फील होगी, कहाँ पर लोकेटेड होगी। देखिए पहला ऑप्शन 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ अम्लाइकस, नेक्स्ट 4 to 6 सेंटीमीटर अबव द अम्लाइकस, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर बिलो द अम्लाइकस, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 से 5 सेंटीमीटर जस्ट लेवल ऑफ अम्लाइकस से नीचे की तरफ फंडल हाइट की लोकेशन होगी। कब? जब बेबी डिलीवर होगा उसकी जस्ट तुरंत बाद। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन न्यू बॉर्न पाम द चाइल्ड ग्रास्प इट, दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड। देखिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे की पाम में जब आप रखेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको ग्रास्प करेगा। ये जो बच्चे की एक्टिविटी है या फिर ये जो ग्रास्प बच्चा कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस रिफ्लेक्स को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन है रूटिंग रिफ्लेक्स, नेक्स्ट मोरो रिफ्लेक्स, नेक्स्ट डॉल्स आई रिफ्लेक्स, नेक्स्ट पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जैसा कि बताया गया है, और जैसा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि नाम में ही काम छिपा है। यहाँ पे बात हो रही है ग्रास्प की। किसकी? ग्रास्प की। तो यहाँ पे ऐसा एक ही ऑप्शन है जो ग्रास्प से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको सोचने की, समझने की या ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन डी, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे इस रिफ्लेक्स का नाम होगा पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अभी भी पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, कहानी जो है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी मॉडिफाई करके आपको पूछी जाएगी। काम वही होगा, क्वेश्चन भी वही होगा, आंसर भी वही होगा जो पहले पूछी जाती थी, बट क्वेश्चन की थोड़ी सी कहानी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। निम्न में से ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार यानी रेस्पॉन्सिबल होता है? चलिए ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नेक्स्ट है एफएसएच, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। तो ये आप सभी को पता है कि एलएच जो हार्मोन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये एक आपको फुल फॉर्म पूछी गई है एक वर्ड की, जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ टीएचआर। टीएचआर की फुल फॉर्म आप बता दीजिए, या फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो टीएचआर है उसकी क्या होगी। आपको कुल मिला के बात वही है कि आपको फुल फॉर्म पूछी गई है टीएचआर की। पहला ऑप्शन है टोटल हिप रीडिजाइन, नेक्स्ट है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट, सॉरी की रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट होता तो आपका ये ऑप्शन भी क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए वर्ड देखिए की
KEE नहीं है, KNEE होता तो ये भी ऑप्शन क्या होता, सही होता, लेकिन इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यानी कि ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो तो आपका सही होगा ही नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। THR का मतलब है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए क्या पूछा गया। ए नर्स इज reinforcing instructions to a client in the third trimester of a pregnancy regarding measure to relieve heartburn. The nurse tells the client to, देखिए नर्स जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है ऐसी फीमेल को जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर रखी है, यानी वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है। अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है नर्स, किसके बारे में दे रही है वो देखिए। नर्स जो है उस महिला को ये बताना चाहती है इंस्ट्रक्शन देके कि आपको ये जो हार्ट बर्न की बीमारी है या फिर हार्ट बर्न जो आपका होता है इससे रिलीव आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या आप इंस्ट्रक्शन देंगे, ये कहानी आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है ईट फैटी फूड ओनली वंस ए डे इन द मॉर्निंग, तो फैटी फूड नहीं खाने हैं, अगर फैटी फूड आप खिलाओगे इस महिला को तो इसमें हार्ट बर्न की कंडीशन ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है, तो ये नहीं देना है। नेक्स्ट है अवॉइड मिल्क एंड हॉट टी, तो ये अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर जो हार्ट बर्न है वो अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है किसी महिला को तो उसको कहिए कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बारी बारी खाएं। ये आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, यानी ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। नेक्स्ट ऑप्शन एंटासिड आप देंगे या फिर एंटा एड्स जो है जैसे कंटेनिंग सोडियम वगैरह ये यूज़ करेंगे तो ये भी नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो देंगे थोड़ा खाए, बारी बारी से खाए, ठीक है, ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगर, जेलस, फियर इज ए फॉर्म ऑफ डैश इमोशंस, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको पूछना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट ए एंड बी बोथ, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एंगर किसी पे गुस्सा होना, जेलियस मतलब आप किसी पे जलन दिखाना है ना, किसी से आप जलते हो तो जेलियस आपकी रहेगी। फियर आप डरते हो किसी से, तो ये सारे के सारे क्या है, ये नेगेटिव क्या है आपके इमोशंस है, ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव इमोशंस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है नेक्स्ट भी, देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डू नॉट सक्शन द पेशेंट मोर देन 10 to 15 seconds at a time after tracheostomy because there is a danger of, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी पेशेंट को जिसके ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं, उस पेशेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 10 से 15 सेकंड तक ही आपको सक्शन करना है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है सक्शनिंग में, और अगर आप लगाते हैं तो इसकी वजह से कौन से डेंजर साइन या फिर कौन सी जो है फेटल कंडीशंस आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन एनोरेक्सिया, नेक्स्ट एनोक्सिया, नेक्स्ट हाइपोक्सिया, नेक्स्ट एटेक्सिया। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस जो है वो ऊपर नीचे हो रखे हैं, देखिए पहला ए है, दूसरा सी है, तीसरा बी है, ठीक है, देन लास्ट में डी है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा हाइपोक्सिया, यानी ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा ऑप्शंस जो है ये एक दो क्वेश्चंस के अंदर शायद ऊपर नीचे हो रखे हैं, कोई बात नहीं, अपने को क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो अपने को पता होना चाहिए। 10 से 15 सेकंड तक सक्शनिंग कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा आप सक्शनिंग करेंगे तो पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है, जो कि एक डेंजर कंडीशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हर बार पूछा ही जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सी जेनाइटल एनोमली है जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग अपनी नॉर्मल लोकेशन के बजाय पेनिस के बिलो में पाई जाती है, यानी कि आपको वो कंजेनाइटल या फिर जेनाइटल एनोमली बतानी है जिसमें जो यूरिथ्रल ओपनिंग नॉर्मली होनी चाहिए वहाँ पर ना होकर बिलो यानी कि नीचे की तरफ ओपनिंग हो रखी है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी। पहला ऑप्शन है एपिस्पाइडियासिस, नेक्स्ट है हाइपोस्पाइडियासिस, नेक्स्ट है पैराफिमोसिस, नेक्स्ट है फिमोसिस। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो तो रहेगा ऑप्शन बी हाइपोस्पाइडियासिस। हाइपोस्पाइडियासिस में क्या होगा, यूरिथ्रल ओपनिंग बिलो यानी नीचे की तरफ होगी। और अगर आपको पूछा जाए कि यही जो ओपनिंग है यानी यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो अपर साइड में हो तो वो आपकी कंडीशन कहलाएगी एपिस्पाइडियासिस। ओके, दोनों टर्म के बारे में आपको पता रखना है, याद रखना है।
चलिए यहाँ पे रेशनल में भी दे रखा है, मेटस इज एन अपर सरफेस ऑफ पेनिस, तो वो टर्म तो आपकी कहलाएगी एपिस्पाइडियासिस ऊपर की तरफ, एंड लोअर सरफेस में आपकी हाइपोस्पाइडियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विद गैस्ट्रिक लेवाज एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग मस्ट बी असेस्ड फॉर। देखिए अगर किसी पर्सन में गैस्ट्रिक लेवाज किया जाता है या फिर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वॉमिटिंग हो रही है, कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर क्या असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला है एल्कलोसिस, नेक्स्ट एसिडोसिस, नेक्स्ट एल्कलोसिस, नेक्स्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, नेक्स्ट लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे सी और डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए जो स्टोमक है उसके अंदर कैसे पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, या तो गैस्ट्रिक लेवाज किया है या फिर काफ़ी लंबे समय से बारी बारी से वॉमिटिंग हो रही है, तो जो एसिडिक मीडियम था ये एसिड बार बार बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो एसिडिक जो पीएच होनी चाहिए थी वो एसिडिक नहीं रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, एल्कलोसिस। कौन सा एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। निम्न में से अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो एवरेज लेंथ वैसे ऑलमोस्ट 45 टू 50 सेंटीमीटर जो है लेंथ होती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड की। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, पहला है 20 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट्स। ये कौन से वो पॉल्यूटेंट्स है जिनकी वजह से एसिड रेन होती है, या फिर एसिड रेन जो होती है उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है CO एंड CO2, नेक्स्ट CONO3, नेक्स्ट CO2 एंड N, नेक्स्ट N2O एंड SO2। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, N2O नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये वो गैसेज या फिर पॉल्यूटेंट्स बोल सकते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर अल्सर आर द मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद पेशेंट्स हुज। देखिए जो प्रेशर अल्सर है वो मोस्टली जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रेशर अल्सर होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, यही पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है नेवर सॉरी नीड क्लोज सुपरविजन फॉर द सेफ्टी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेक्स्ट हैव सिम्टम साइकेट्रिक डायग्नोसिस, नेक्स्ट आर इमोबिलाइज्ड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आर इमोबिलाइज्ड। अगर किसी पेशेंट को आप बार बार जो है पोजीशन चेंज नहीं करेंगे एवरी 2 आवर से और एक ही जगह आप उसको पड़ा रखेंगे, तो प्रेशर की वजह से यानी इमोबिलाइजेशन की वजह से एक ही जगह प्रेशर लगता रहेगा जिसकी वजह से प्रेशर सॉर डेवलप होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लाइंट विथ ए रेक्टोविजनल फिस्टुला is at risk of infection, the most important intervention in preventive aspect of nursing care is। देखिए पेशेंट है जिसको रेक्टोविजनल फिस्टुला हुआ है और इसको इन्फेक्शन के रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या पूछना चाह रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन रहेगा ताकि इस पर्सन को जिसको रेक्टोवेजनल फिस्टुला बना हुआ है और इन्फेक्शन के रिस्क भी ज़्यादा है, तो ये इन्फेक्शन के रिस्क कम करने के लिए अपने को क्या करना है, नर्सिंग केयर देनी है। तो कौन सा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन आपका रहेगा जिससे कि आप इसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सको। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स, तो ये आपका काम नहीं है। एंटीबायोटिक आप कब एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हो तभी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चलिए ये तो आपका काम होगा ही नहीं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर, बिल्कुल ये आप काम कर सकते हैं। पेरिनियल केयर प्रॉपरली आप करते रहेंगे तो रिस्क जो इन्फेक्शन के हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि ना के बराबर रिस्क रहेंगे इन्फेक्शन के। अगर आप प्रॉपरली पेरिनियल केयर दे रहे हैं पेशेंट को इन्फेक्शन के रिस्क नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सी और डी भी देख लेते हैं। एंश्योर एडिक्वेट रेस्ट टू एनहेंस हीलिंग, भाई पेशेंट ऑलरेडी रेस्ट पे ही रहेगा, ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो वो तो ऑलरेडी रेस्ट पे रहेगा, तो इससे कोई इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मॉनिटरिंग टेम्परेचर एंड WBC काउंट, क्या टेम्परेचर और WBC काउंट मॉनिटर करने से क्या इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इससे इन्फेक्शन का अपने को पता चल सकता है लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो
प्रिवेंट कैसे करोगे? पेरिनियल केयर प्रॉपर्ली देकर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल ग्रेजुअली डाई ड्यू टू। और बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन दारू पीता है तो उसकी जो मौत होती है वो किसकी वजह से होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये तो। जो ज़्यादा दारू पिएगा वो बेमौत मरेगा। बेमौत का मतलब उसको ऐसी बीमारी लगेगी जिसकी वजह से वो जल्द ही निपट जाएगा। देखिए कौन सी बीमारी हो सकती है, जो दारू पीते हैं वो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। पहला ब्लड कैंसर, नेक्स्ट स्टोमक कैंसर, नेक्स्ट सिरोसिस ऑफ लीवर, नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट। देखिए ब्लड कैंसर, स्टोमक कैंसर तो आपको होगा नहीं दारू पीने से। नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट ये भी नहीं होगा दारू पीने से। आपको तो महफिल मतलब जो इंटरेस्ट आता है दारू पीने के बाद वो आपका अलग ही रहता है ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लीवर सिरोसिस या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। इसकी वजह से जो भी मौत होगी हैवी अल्कोहल कंजप्शन वाले पर्सन की, वो लीवर सिरोसिस की वजह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एज इट इज आपको पूछ लिया जाए। वी लॉस कॉन्शियसनेस। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, ये अपने ऊपर मान लीजिए, ठीक है, अपन यूँ समझ लीजिए पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाती है। अब देखिए पूछना क्या चाह रहा है, कॉन्शियसनेस लॉस कैसे होगी, क्या आपको पूछना चाह रहा है? इफ़ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज कट ऑफ मोर देन। अगर ब्लड फ्लो ब्रेन को कितने समय से ज़्यादा या फिर कितने समय तक नहीं मिले तो उसकी वजह से अपन जो कॉन्शियसनेस है वो खो देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2 सेकंड, नेक्स्ट है 5 सेकंड, नेक्स्ट है 15 टू 20 सेकंड, नेक्स्ट है 5 मिनट। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर 5 सेकंड या फिर 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब अपने को क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस की स्टेज है उससे हम डायरेक्टली अनकॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस कंडीशन में चले जाएंगे। लेकिन कितने समय में? सिर्फ 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड में ब्लड नहीं मिले ब्रेन को तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को खो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको चेंज करेंगे अपन, कोई बात नहीं, यहाँ पे बाई मिस्टेकन टाइपिंग मिस्टेक से हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सामान्यतः नाइट नाइट में पेड़ पौधे या फिर जो ट्रीज होते हैं के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, मतलब सोने के लिए मना किया जाता है। नर्स के अनुसार इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देने के निम्न में से कौन से मेन रीजन या क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये पूछना चाह रहा है कि रात को पेड़ के या फिर पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये सलाह डॉक्टर भी देता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप भी देते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन है, उसका कारण क्या है? आप ये सलाह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है, कोई ना कोई तो कारण है, तभी तो आप सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कारण कुछ लिखे हुए हैं। पहला कारण है ड्यू टू रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, नेक्स्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन, नेक्स्ट ड्यू टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो तो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यानी यहाँ पे रात के समय में ट्रीज जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें लेस ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है। इसलिए आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी पर्सन, जो भी लोग पेड़ पौधों के नीचे रात को सोते हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप पेड़ पौधों के नीचे ना सोए। उसका मेन रीज़न ये है, ऑक्सीजन एक तो कम रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है। अगर मोर ऑक्सीजन रिलीज होती है तो क्या आप इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते? बिल्कुल नहीं देते। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सी को कट करके ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्शन कर लेना। टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको एग्जांपल बताना है। पहला ऑप्शन है टेलीफोनिक मैसेज, नेक्स्ट नॉइस इन द रूम, नेक्स्ट होल्डिंग हैंड्स, नेक्स्ट ए लेटर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, होल्डिंग हैंड्स। आप जो हैंड्स है उनके इशारों से, अपने हाथ के इशारों से अगर कुछ बता रहे हैं तो ये क्या है, आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चलिए अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के और भी जो एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं, क्या पता आपको इनमें से कोई अदर एग्जांपल दे दिया जाए। देखिए क्या क्या एग्जांपल्स है वो देख लीजिए। नॉन वर्बल रिलेटेड टू मैसेज सेंट एंड रिसीव्ड विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। देखिए जो मैसेज है वो आपने सेंड किया है और वो भी बिना किसी वर्ड्स के, ठीक है, वो आपका नॉन वर्बल होगा। एंड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू, और आप कोई भी
एक्टिविटी जो कि बॉडी से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि अपीयरेंस आपका, बॉडी मोशंस है, यूज ऑफ स्पेस है, ठीक है, नॉन वर्बल जो भी साउंड है उससे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर्सनल अपीयरेंस है, पोस्चर है, गेट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट है, ये सारे के सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इटियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी की प्राइमरी इटियोलॉजी क्या होगी? पहला साइकोलॉजिक प्रॉब्लम दैट कॉजेज ओवर ईटिंग, नेक्स्ट कैलोरिक इंटेक दैट एक्सीड्स मेटाबॉलिक नीड्स, नेक्स्ट ग्लैंडुलर डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स वेट लॉस, नेक्स्ट लैक ऑफ बैलेंस इन द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैलोरिक इंटेक अगर कोई पर्सन ज़्यादा करता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक नीड जो है वो बढ़ जाती है, तो ये क्या है, मेन ओबेसिटी की प्राइमरी एटियोलॉजी है, जिसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होने के रिस्क रहते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एटियोलॉजी रहेगी ओबेसिटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, ए पेशेंट इज एडमिटेड विद गाउट, द नर्सिंग असेसमेंट विल रिवील्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पेशेंट जो है गाउट का है और वो अभी भी एडमिट हुआ है। अभी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा नर्सिंग असेसमेंट या फिर कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है शोल्डर पेन, नेक्स्ट फ्लैंक पेन, नेक्स्ट सोलन ग्रेट टो, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सोलन ग्रेट टो। ग्रेट टो में स्वेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी गाउट के पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये आप देख लेना। ठीक है, ये 17 नंबर का ही साइंस का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। चलिए नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये अपन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन होगी? पहला है पेलाग्रा, नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, नेक्स्ट फाइलेरियासिस, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। पेलाग्रा विटामिन की कमी से होगी, फाइलेरियासिस की कमी फाइलेरियासिस की वजह से होगी, और जो स्मॉल पॉक्स है वो वायरस की वजह से होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डेस्ट्रॉय एचआईवी। कौन सा एजेंट है जो एचआईवी को डिस्ट्रॉय कर सकता है? पहला है डेटॉल, नेक्स्ट है सेवलोन, नेक्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, नेक्स्ट है लाइसोल। तो आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बार सुना होगा कि जब भी कोई ब्लड स्पिल गिरता है या फिर ब्लड से सनी हुई जो भी लिनन्स है उनको पहले ट्रीट किया जाता है किस सॉल्यूशन से? सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से। क्यों किया जाता है? क्योंकि हो सकता है जो भी पेशेंट है या फिर जो ब्लड गिरा है वो एचआईवी पॉजिटिव हो, तो इसलिए कोई भी जब भी ब्लड ड्रॉप या फिर ब्लड स्पिल्स गिरती है फ्लोर पे तो उसको साफ करने के लिए भी हम क्या यूज लेते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट रिकमेंडेड बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट इज। एडल्ट्स के लिए बीएमआई, बेस्ट रिकमेंडेड बीएमआई क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है 15 से 19, नेक्स्ट है 20 से 25, नेक्स्ट है 26 से 30, नेक्स्ट 31 से 35। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल नॉर्मल बीएमआई है एडल्ट्स की, 20 से लेकर 25 तक। चलिए बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है या नहीं है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बीएमआई की कितनी क्या रेंज रहती है, जिसमें अंडरवेट को कितना बोलेंगे, नॉर्मल कितना रहेगा, ओबेसिटी, प्री ओबेज है ना, ओबेज फर्स्ट सेकंड, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पहले अपन बीएमआई का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन केजी, वेट होगा केजी में अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है बीएमआई का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हो सकता है आपको बीएमआई का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2-3 एग्जाम्स हुए हैं पिछले साल उनमें बीएमआई का फॉर्मूला पूछा गया था। यहाँ पे मीटर की जगह आपको सेंटीमीटर दिया जाएगा, यहाँ पे केजी की जगह आपको पाउंड भी दिया जा सकता है, एमजी भी दिया जा सकता है, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो आपका ये रहेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए जो डब्ल्यूएचओ है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएमआई देख लेते हैं। अगर बीएमआई 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से अगर कम रहती है तो ये अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर आएगी। नॉर्मली डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 18.5 से लेकर 24.9 तक ये जो है ये नॉर्मल बीएमआई मानी जाती है। इसके बाद अगर 25 से लेकर 29.9 तक अगर बीएमआई आती है तो ये प्री ओबेसिटी को इंडिकेट करती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया। नेक्स्ट 30 से लेकर अगर 34.9
तक BMI आती है तो ये ओबेज क्लास फर्स्ट को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट 35 से लेकर अगर 39.9 तक अगर BMI आती है तो ये ओबेज क्लास सेकंड को इंडिकेट करती है। और अगर 40 या 40 से ज़्यादा अगर BMI किसी पर्सन की आती है यानी ओबेज क्लास थर्ड को ये इंडिकेट करती है। ये क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू WHO, और जो भी बातें होती है ऑलमोस्ट वो WHO के अकॉर्डिंग ही पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। द रिलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जी देखिए, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एडमिनिस्टर किया जाता है उसका रेशनल क्या है, उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है डायलेशन द ब्लॉक्ड आर्टेरियल वेसल्स रिस्टोर फ्लो, विच नेक्स्ट है टू डिजोल्व आर्थ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक, या फिर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो प्लेक है उसके बारे में बात हो रही है। एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज नेक्स्ट एंटीकोएगुलेशन टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्लॉट, नेक्स्ट टू रिस्टोर ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी विया लाइसिस ऑफ द क्लॉट। तो यहाँ पे जो एंटी कोएगुलेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है थ्रोम्बोलाइटिक की बात। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट किसी भी पर्सन को देते हैं तो इसका कारण है कि ये क्या करेगा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो क्लॉट्स है उनका लाइसिस करके और ये जो ब्लड फ्लो है उसको रिस्टोर कर देगा। आर्टरी के अंदर अगर क्लॉट बना है तो उसका लाइसिस करके ब्लड फ्लो का रिस्टोर कर देगा, जैसे पहले चल रहा था ब्लड फ्लो वैसे वापस कर देगा। कौन? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। तो यहाँ पे इसका मेन रीजन है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देने का, वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर। ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2, 3, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन ऑफ ए नर्स। देखिए, एज ए नर्सिंग ऑफिसर कौन सा आपका एक ऐसा एक्शन है जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, या फिर कौन सा वो फंक्शन है जिसमें आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अकेले भी कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कौन सा वो काम है? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑरल मेडिकेशन, तो ये तो डॉक्टर की मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, ये भी आप नहीं लगा सकते, मतलब लगा तो सकते हैं बट डॉक्टर के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये भी डॉक्टर की परमिशन से ही होगा। यहाँ पे जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एजुकेशन, इसमें आपको कोई डॉक्टर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फ्री मतलब इंडिपेंडेंटली आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी प्रायोरिटी अटेंशन रहेगी या फिर कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा? पेशेंट आपके पास में अनकॉन्शियस। पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सॉरी पहला ऑप्शन आपका न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है एयरवे पेटेंसी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज, नेक्स्ट है एलिमिनेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी एयरवे पेटेंसी आपका सही जवाब है। इसमें भी थोड़े से ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। एयरवे पेटेंसी मेंटेन करना सबसे पहला काम रहेगा अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। न्यूट्रिशन आप ट्यूब्स के थ्रू दे सकते हैं बट सबसे हाईएस्ट जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी एयरवे पेटेंसी। एक्सरसाइज तो करेगा ही नहीं क्योंकि पेशेंट ही अनकॉन्शियस है, तो एक्सरसाइज तो आप करवा ही नहीं सकते। एलिमिनेशन ये भी नहीं होगा, तो ये भी आपकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपका जो पहला काम रहेगा अनकॉन्शियस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए वो रहेगा एयरवे मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इन्फेंट के हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस कितनी एज पर बराबर हो जाते हैं? यानी हेड सरकमफेरेंस और जो चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो किस एज में जो है इन्फेंट्स के अंदर वो बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल जो है शेप में आ जाएंगे, साइज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1 ईयर। 1 साल की जब उम्र होगी बच्चे की उस दौरान चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड हेड सर्कमफेरेंस दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। 10 to 12 मंथ, जब बच्चा 10 से 12 महीने का होता है तो वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। वेट कितना हो जाता है? ट्रिपल। डबल कब होगा? 6 महीने पे। 6 महीने पे वेट डबल होता है, 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है। और जो 12 महीने हैं या फिर 10 से 12 महीने हैं, यहाँ पे हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। यही आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इज।
सिंपल से सिंपल कौन सा वो मेथड है जिससे हम क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं या फिर बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन ये सिंपल मेथड नहीं है भाई, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। स्टरलाइजेशन ये भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग, बिल्कुल ये सिंपल प्रोसीजर, हैंड वॉशिंग करके आप क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अगर कोई मेथड है तो वह है आपका हैंड वॉशिंग। इसके अलावा जो भी मेथड्स यहाँ पे 3 दे रखे हैं, हालांकि ये भी क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट तो करते हैं, बट ये सिंपलेस्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन हैंड वॉशिंग जो है ये सबसे सिंपल मेथड है जिससे आप क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज ए साइन ऑफ टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर टॉक्सीमिया होता है तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है लो ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट लो ब्लड शुगर, नेक्स्ट हाई ब्लड शुगर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हाई ब्लड शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, द नर्स फर्स्ट एक्शन इज टू। देखिए एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, और जैसे ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं उसके कुछ समय बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को हेडेक हो रहा है एंड चिल्स की जो कंडीशन है वो डेवलप हो रही है। तो अब बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप सबसे पहले क्या करेंगे? और ये सवाल तो सरकारी सवाल है और ये हर एक सरकारी एग्जाम्स में पूछे जाता है। देखिए, लाइट कवर द पेशेंट, नेक्स्ट स्लो द ब्लड फ्लो, नेक्स्ट नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। सबसे पहला काम रहेगा, जब भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो आपका सबसे पहला काम होता है ट्रांसफ्यूजन को तुरंत यानी इमीडिएटली आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और अभी रिसेंटली सवाल भी यहाँ से पूछा गया था एम्स नॉर्सेट में भी। चलिए, अगर रिएक्शन अकर होती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मान लीजिए किसी पर्सन को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होती है तो क्या क्या आपको करना होता है? सबसे पहला आपका काम होता है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, जो इन्फ्यूजन आप कर रहे हैं उसको इमीडिएटली आपको स्टॉप करना है। रिप्लेस आईवी ट्यूबिंग कंटेनिंग ब्लड, जो आप ब्लड जिस आईवी ट्यूब से दे रहे हैं उसको आपको रिप्लेस करना है, या फिर जो आईवी ट्यूबिंग से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखना है। तो वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? एनएस फ्लश करके, नॉर्मल सेलाइन से फ्लश करके आप उसकी पेटेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको वाइटल साइंस जो है वो मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट जो है वो बारी बारी से चेक करते रहना है, और जो ब्लड आया है उसको आपको लेबोरेटरी में भेजना है। उसके जो ब्लड है उसका टेस्ट होगा लेबोरेटरी में, इसलिए इसको लैब टेस्ट के लिए भी भेजना है। नेक्स्ट है सेंड यूरिन स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी, एंड यूरिन स्पेसिमेन भी भेजना है। इट हेमोलाइटिक रिएक्शन इज सस्पेक्टेड, इवेलुएट हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेबोरेटरी रिजल्ट, और हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो भी चेक करना है इस पेशेंट में। यूरिन आउटपुट चेक करना ही है, साथ ही साथ जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको नोटिफाई भी करना है। तो ये इतने काम करने होते हैं जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी पर्सन को होती है। लेकिन जो सवाल जब पूछा जाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि ट्रांसफ्यूजन को जल्दी से जल्दी क्या कर दे? स्टॉप कर दे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि अभी रिसेंटली हम स्नोसेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ब्लड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 30 मिनट फॉर अराइवल ऑन यूनिट। जैसे ही पेशेंट के पास ब्लड आता है या फिर यूनिट में जैसे ही ब्लड लेकर जो पेशेंट के रिलेटिव्स है वो लेकर जब जैसे ही आते हैं, उसके जस्ट 30 मिनट के बाद यानी विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अंदर तो वैसे आपको स्टार्ट करना ही करना है ट्रांसफ्यूजन। ओके, और यही सवाल अभी रिसेंटली नॉर्सेट में पूछा गया था, तो ये आपको आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। Next, obtain baseline vital sign before administering and monitor every 5 minutes for 15 minutes and then every 15 minutes during the transfusion। आपको क्या करना है? जो बेसलाइन वाइटल साइंस है वो आपको चेक करते रहना है। जैसे ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं, प्रत्येक 5 मिनट से पहले जब 15 मिनट होंगे तब तो आपको प्रत्येक 5 मिनट से आपको उस पेशेंट को असेस करना है, यानी कि मॉनिटर करते रहना है वाइटल साइंस। देन उसके बाद आपको प्रत्येक 15 मिनट से जो है वाइटल साइन चेक करते रहना है। तो ये काम भी आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो ये आपको काम करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ तक का इसको कट कर दीजिए, ये शायद मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ की जो लाइन है वो पढ़िए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर बिकॉज पोटेंशियल एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन इंक्रीज ओवर टाइम। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पर्सन को किया जाता है तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को विद इन 4 आवर
4 घंटे के अंदर-अंदर पूरा करना होता है, यानी 4 घंटे के अंदर-अंदर उसको ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। अगर इससे ज़्यादा आप समय ले रहे हैं, यानी कि पर्सन को, पेशेंट को क्या दे रहे हैं आप, कंटामिनेशन, यानी बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा होने के रिस्क रहते हैं अगर 4 घंटे से ज़्यादा समय तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आपको क्या करना है, 4 घंटे के अंदर-अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा देना है। एडमिनिस्टर स्लोली द फर्स्ट 15 मिनट टू डिटेक्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और ये मैंने आपको बता दिया कि शुरू में जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट तक आपको वैसे पेशेंट के पास में ही खड़े रहना है और 15 मिनट तक स्लोली आपको पहले ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नर्सिंग डायग्नोसिस के द्वारा कौन सी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस से कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन लेते हैं। पहला है प्रपोज्ड प्लान ऑफ केयर, नेक्स्ट है क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड नीड्स, नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ क्लाइंट डाटा, नेक्स्ट एक्चुअल नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ पे तो इंटरवेंशन की बात हो रही है, यहाँ पे ये प्लानिंग की बात हो रही है, यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा है डायग्नोसिस, तो यहाँ पे जो नर्सिंग प्रोसेस की जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो आपके यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही से इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट को किस चीज़ की नीड है उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं किससे, नर्सिंग डायग्नोसिस से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव्ड इट इज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पर्सन है जो डिजाइन को देखता है, यानी वॉलपेपर के ऊपर आप उस पेशेंट ने डिजाइन को देखी और देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये क्या है, जानवर है यानी एनिमल है। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है, यानी वहाँ पे वैसा है नहीं कुछ भी, लेकिन उसको ऐसा मिस परसीव हो रहा है। पहला ऑप्शन है इल्यूजन, नेक्स्ट है डिल्यूजन, नेक्स्ट है हेलुसिनेशन, नेक्स्ट है आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, इल्यूजन। देखिए इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों में डिफरेंस है। इल्यूजन में, इल्यूजन का मतलब होता है मिस परसीव करना, यानी कि ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसको मिस परसीव कर रहा है। हेलुसिनेशन में क्या होगा, हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर मिस परसेप्शन हो रहा है तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है हेलुसिनेशन। फॉल्स फिक्स्ड अगर बिलीफ है वो आपका कहलाता है डिल्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, द सेफेस्ट पोजीशन फॉर ए वुमेन इन प्रेगनेंसी विद प्रोलैप्स्ड कॉर्ड। देखिए अगर महिला को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैप्स्ड कॉर्ड अगर होता है तो बताइए कौन सी पोजीशन जो है वो सेफ रहेगी। और ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट फॉलोर पोजीशन, नेक्स्ट लिथोटोमी पोजीशन, नेक्स्ट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स के पेशेंट को तुरंत कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। ए पोजीशन इन विच मदर्स हेड इज बिलो एंड द लेवल ऑफ द हिप्स हेल्प डिक्रीज कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड एंड देयरफॉर मेंटेन द ब्लड सप्लाई टू द फिटस। ये जो ट्रेंडलनबर्ग आप पोजीशन दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो मदर का हेड है वो थोड़ा सा बिलो करना है हिप्स के लेवल से, वो आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होगी। इससे होगा क्या, जो डिक्रीज मतलब जो कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो क्या है, ब्लड सप्लाई वापस से मेंटेन हो जाएगी इस पोजीशन के देने से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंडलनबर्ग आपका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजियोलॉजिक एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ। प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजियोलॉजिक एनीमिया होता है उसका कारण क्या है, किस वजह से होता है। पहला इंक्रीज डिमांड्स ऑफ द फिटस, नेक्स्ट डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस इन द प्रेगनेंसी, नेक्स्ट इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, नेक्स्ट है डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन। और ये एम्स नॉर्सेट में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। देखिए जो फिजियोलॉजिक एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में, उसका कारण होता है मेन इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर है उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिक एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रेग्नेंट वुमेन इन एक्टिव लेबर स्पॉन्टेनियस रप्चर हर मेम्ब्रेन, द नर्स शुड फर्स्ट। देखिए प्रेग्नेंट वुमन है जो कि एक्टिव लेबर के दौरान वहाँ पे एडमिट हो रखी है और स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है। अब यहाँ पे आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर पहला एक्शन क्या रहेगा। पहला ऑप्शन मेंटेन द फिटल हार्ट रेट, नेक्स्ट है कॉल द डॉक्टर, नेक्स्ट है चेक द वाइटल साइन, नेक्स्ट है मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट। यानी कि स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब भी होता है एक्टिव लेबर के दौरान, उसके बाद आपका पहला एक्शन हो जाता है कि बच्चे का
फिटल हार्ट रेट आप मॉनिटर करते रहें। चलिए रेशनल में और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मॉनिटर फॉर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब भी स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है तो क्या क्या आपको मॉनिटर करना होता है। प्रोलैप्स्ड कॉर्ड को आपको असेस करना होता है कि प्रोलैप्स कॉर्ड तो नहीं है, ये आपको असेस करना है। साथ ही साथ फिटल हार्ट रेट जो है वो आपको मॉनिटर करते रहना है, ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट, असेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अमाउंट, कलर, इफ ग्रीनिश वेरीफाई द ब्रिज पोजीशन एंड ओडार फाउल में इंडिकेट एमनियोनाइटिस। देखिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी आपको असेस करने हैं। क्या क्या, अमाउंट आपको चेक करनी है, कलर किस प्रकार का है, अगर ग्रीनिश है यानी कि ये ग्रीनिश कलर आ रहा है यानी कि ये ब्रिज पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ऑर्डर जो है वो अगर फाउल फील ओडार आ रही है यानी कि वो एमनियोनाइटिस इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करना होता है। तो ये आपके स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद ये मॉनिटर करने होते हैं 3 काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर या डोकोबाइटिक अल्सर। जैसे कि अपन ने अभी पहले भी क्वेश्चन देखा था प्रेशर अल्सर का, पेशेंट था वहाँ पे क्या, इमोबिलाइज पेशेंट है तो उसको ज़्यादा रिस्क रहेगा किसका, प्रेशर अल्सर का। तो यहाँ पर भी वही पूछना चाह रहा है कि प्रेशर अल्सर का मेन कोज क्या है। सेलुलर नेक्रोसिस, स्किन ब्रेकडाउन, प्रेशर एंड डिस्क्यूमेशन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेशर। इमोबिलाइज पर्सन है वो एक ही जगह प्रेशर लगता रहेगा तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर। तो यहाँ पे मेन कोज क्या रहेगा, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द नर्स पोजीशन ए पेशेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। देखिए जब आप किसी भी पेशेंट को पोजीशन चेंज करवा रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा, बॉडी मैकेनिक का। तो पहला है मेकिंग द पेशेंट कंफर्टेबल, नेक्स्ट है एलिवेटिंग द आर्म्स ऑन पिलो, नेक्स्ट है मेंटेनिंग फंक्शनल अलाइनमेंट, नेक्स्ट है कीपिंग द हेड हायर देन द हार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मेंटेनिंग फंक्शनल अलाइनमेंट। जो फंक्शनल अलाइनमेंट है वो आपको मेंटेन करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है बॉडी मैकेनिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When assessing patients coping with multiple stress, the nurse understands that the general adaptation syndrome primarily is controlled by the। देखिए एक पेशेंट है जिसको आप असेस कर रहे हैं, उसमें कुछ मल्टीपल स्ट्रेसेस की कंडीशन डेवलप हुई है और GAS यानी कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम उसको हुआ है। तो ये जो है जनरल अडेप्टेशन जो सिंड्रोम है ये किससे कंट्रोल होता है या फिर ये किसको इन्फ्लुएंस करता है। पहला ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है इंडिगुमेंट्री, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी, नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो GAS यानी गेस्टेशन सॉरी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ये जो है कंट्रोल होता है किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से। फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एपिनेफ्रिन या फिर जो एड्रेनलिन है वो रिलीज जब होगा तो उसी से ये क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का रोल रहेगा किसमें, GAS के अंदर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इसका वैसे पूरा नाम ये है सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, लेकिन इसको गैस के नाम से जाना जाता है। इस बॉडी नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस अकर्स इन द 3 स्टेज, अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एक्सुएशंस। यहाँ पे इसकी 3 स्टेज होती है, GAS यानी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की 3 स्टेज होती है, अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एक्सुएशंस। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि गैस की कितनी जो है स्टेज होती है, कौन कौन सी स्टेज होती है। एंड ये जो है एक फिजियोलॉजिक नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स होता है क्या, गैस, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कुबलेर रोस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो कुबलेर रोस की जो स्टेजेज है वो कौन कौन सी है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, DABDA, और ये बहुत बार सवाल भी पूछा जा चुका है। डाबडा, डाबडा के अंदर पहला डी जो है उसका मतलब डिनाइल, उसके बाद एंगर, नेक्स्ट उसके बाद बार्गेनिंग, नेक्स्ट है डिप्रेशन, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। डाबडा का मतलब क्या है, ये 5 वर्ड्स जो दे रखे हैं ये डाबडा का पूरा मतलब है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स ब्रेक्स ए पेशेंट डेंचर्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, व्हाट स्पेसिफिक लीगल टर्म अप्लाइज टू द एक्शन। देखिए नर्स ने क्या कर दिया, जो पेशेंट है उसके डेंचर्स को ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि क्या थे, वो केयरलेसनेस थे। यानी उसने ये कहा है कि ये जो डेंचर्स आप लगा रहे हो ये केयरलेसनेस है और उनको उसने क्या कर दिया है, ब्रेक्स कर दिया है। तो आगे क्या पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी लीगल टर्म जो है वो
इंडिकेट करेगी, जिससे यहाँ पे जो भी यहाँ पे नर्स ने किया है, कौन सी लीगल टर्म है जो इस एक्शन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है माल प्रैक्टिस, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस, नेक्स्ट है असॉल्ट, नेक्स्ट है बैटरी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, नेग्लिजेंस। ये नर्स की क्या है, नेग्लिजेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी डेंजर्स, जो केयरलेसनेस है, उसको कभी भी आपका ये हक नहीं है कि उसको आप ब्रेक डाउन करें। वो काम के है नहीं है, वो पेशेंट की पेशेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको फेंकेगा, तोड़ेगा या फिर आपको देगा, जो भी। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, यानी ये आपकी नेग्लिजेंसी को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ द नेशनल काउंसिल लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन फॉर रजिस्टर्ड नर्स यानी एनक्लेक्स RN इज। देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो पर्पज क्या है, जो नेशनल काउंसिल लाइसेंश्योर यानी एनक्लेक्स फुल फॉर्म है, जो एनक्लेक्स रजिस्टर्ड नर्स होती है, इसका पर्पज क्या है। टू कंट्रोल नर्सिंग एजुकेशन, नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई मिनिमल लेवल ऑफ सेफ प्रैक्टिस, नेक्स्ट टू एक्रीडिएट स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट टू वेरीफाई ग्रेडेशन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड, टू आइडेंटिफाई मिनिमल लेवल सेफ प्रैक्टिस। जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता है रजिस्टर्ड नर्स का, उसका मेन पर्पज यही है, आइडेंटिफाई करना मिनिमल लेवल सेफ प्रैक्टिस के बारे में, कि भाई नर्स को कितनी क्या प्रैक्टिस का, जो सेफ प्रैक्टिस है उसका नॉलेज कितना क्या है, उसको असेस करने के लिए एनक्लेक्स एग्ज़ाम लिया जाता है रजिस्टर्ड नर्स का। तो ये क्या है, मेन इसका पर्पज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट सिग्नेचर ऑन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम इंडिकेट्स दैट। जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है उस पर पेशेंट के जो सिग्नेचर होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं। The surgeon is protected from being sued. Next, the patient actually signed the consent form. Next, the patient knows and understand expected outcomes. Next, the surgeon describe the procedure and its potential risk. तो भैया जो आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट जब भी किसी पेशेंट से लेते हैं और उसके सिग्नेचर जब आप करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो हर एक एक्टिविटी के बारे में जानता है कि कौन सा प्रोसीजर उस पर परफॉर्म किया जाएगा, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है और उसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके बारे में उस पर्सन को पता होगा। वहीं इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे जब भी पेशेंट साइन करेगा तो वो साइन तभी करेगा जब आप उसको प्रोसीजर के बारे में पूरी डिटेल देंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे उनके बारे में उस पेशेंट को पता होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे 96 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे अपन जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट कुछ की पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स के अंदर न्यू बॉर्न केयर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स डाले गए हैं। वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, इवेल्युएट द एप्गार स्कोर 1 to 5 मिनट फॉलोइंग बर्थ, स्कोर 7 to 10 गुड कंडीशन, 3 to 6 मॉडरेट डिप्रेशन एंड 0 to 2 severe depression. Lower score related to high neonatal morbidity and mortality with need for resuscitative intervention. देखिए जो एप्गार स्कोर है वो जैसे ही बेबी का जन्म होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके 1 मिनट के बाद, जस्ट 1 मिनट पे जो है एप्गार स्कोर चेक किया जाता है एंड 5 मिनट पे एप्गार स्कोर चेक किया जाता है। एप्गार स्कोर के बारे में अपन ने प्रीवियस जो पार्ट है उसमें भी क्वेश्चन देखा था, वो अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो वो वहाँ से आप देख लेना। चलिए जो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे जब आप एप्गार स्कोर चेक करेंगे तो आपके पास में फाइंडिंग जो आएगी, जो स्कोर आएगा एप्गार स्कोर का, अगर वो 7 से 10 है यानी कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बेस्ट है यानी अच्छी है। अगर 3 से 6 अगर एप्गार स्कोर आता है यानी कि बच्चा जो है मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, और 0 से अगर 2 फाइंडिंग आती है यानी स्कोर रहता है यानी बच्चा जो है वो सीवियरली डिप्रेस्ड है। और जब बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड होता है यानी लोअर स्कोर जब आता है बच्चे का, या फिर 0 से 2 अगर स्कोर आता है, तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के रेट जो है, नियोनेटल मॉर्बिडिटी और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो हाई हो जाती है। इस कंडीशन में यानी सीवियरली डिप्रेस्ड अगर बच्चा रहता है या फिर स्कोर आपको 0 से 2 फाइंड आउट होता है, तो इस बच्चे को ज़रूरत होती है किसकी, रिससिटेटिव इंटरवेंशन की। तो रिससिटेट आपको इस बच्चे को करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऑब्टेन हिल स्टिक ब्लड स्पेसिमेन फॉर लेबोरेटरी टेस्ट टू असेस
adaptation to extrauterine life and presence of congenital conditions, use outer aspect of the heel to prevent lancet penetration of bone। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज में, वो कहाँ से करते हैं? हेल स्टिक ब्लड, हेल स्टिक ब्लड स्पेसिमेन ऑब्टेन करते हैं। जो भी ब्लड से सैंपल लेके जो भी लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, वो कहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे? हेल से। कहाँ से? हेल से। अब हेल में कहाँ पे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हील में किस जगह पे? आउटर एस्पेक्ट ऑफ द हील, ये भी आपको याद रखना है। आपको सवाल पूछा जा सकता है और ऑप्शन में आपको दिया जाएगा इनर एस्पेक्ट ऑफ द हील, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द हील एंड जो है एंटीरियर ऑफ द हील, पोस्टीरियर ऑफ द हील। इस प्रकार से मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए और भी अदर ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ से लेते हैं ब्लड का सैंपल बच्चों के न्यूबॉर्न के अंदर? वो लेते हैं आउटर एस्पेक्ट ऑफ द हील के अंदर। यहाँ पे लैंसेट जो है उसको पेनिट्रेट किया जाता है और सैंपल कलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्ट रेट रेगुलर 100 to 160 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं उनकी हार्ट रेट कितनी होती है? 100 से 160 बीट्स पर मिनट। ये प्रीवियस जो अपना सेशन हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें अपन ने बात की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन एडिक्वेट बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बिन आर लैकिंग एक्सोजिनस विटामिन के नीडेड। देखिए जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, उनमें वो इंटेस्टाइनल फ्लोराज जो होते हैं, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो इनएडिक्वेट अमाउंट में होते हैं। तो प्रॉपर जो है प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसलिए जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी विटामिन के की उनको ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नहीं है जो प्रोथ्रोम्बिन का प्रॉपर सिंथेसिस कर सके, इसलिए उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनमें नॉर्मली हीमोग्लोबिन का लेवल होता है 14 से 20 ग्राम पर 100 ml। ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, liver large but immature cannot destroy large number of red blood cells that consist of fetal hemoglobin resulting in physiologic jaundice by the third day। जो भी न्यूबॉर्न बेबी होंगे उनमें लीवर जो है वो थोड़ा सा लार्ज ज़रूर होगा बट इमेच्योर होगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी भी जन्मा है बच्चा, बाहर अभी भी निकला है, बच्चे का लीवर तो बन गया, ठीक है, थोड़ा सा वो साइज में भी ठीक ठाक है, लेकिन वो इमेच्योर है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, डेस्ट्रॉयमेंट होना चाहिए, वो डेस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। तो जो फिटल हीमोग्लोबिन एंड जो आरबीसी है वो डेस्ट्रॉय नहीं होने की वजह से कंसिस्ट ऑफ फिटल हीमोग्लोबिन बनेगी एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे को तीसरे दिन फिजियोलॉजिक जॉन्डिस हो सकता है। किसकी वजह से? लीवर इमेच्योर की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से फिटल हीमोग्लोबिन जो है वो कंसिस्ट नहीं होगी एंड फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होने के उसको रिस्क रहेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, WBC काउंट जो नॉर्मली बच्चों में होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है। यानी आप एडल्ट वन में आप पढ़ते हैं 6000 से लेकर 11,000 तक नॉर्मल WBC होती है, लेकिन जब सवाल आपको पूछा जाता है न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे मतलब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे WBC 18,000 ये आपको लेब वैल्यू दे दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि बच्चे को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसी ऑप्शन पे आप डायरेक्टली जाएंगे, या फिर आपको ये दिया जाएगा कि बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, ये फाइंडिंग देखने को मिली है, ये लेबोरेटरी वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, तो आप डायरेक्टली किस ऑप्शन पे जाएंगे कि WBC काउंट बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है स्पेशली। जो WBC नॉर्मली होती है न्यूबॉर्न्स की, वो 6000 से 22,000 पर mm³ तक जो है नॉर्मल होती है। 6000 तो नॉर्मल होती है लेकिन 22,000 तक होती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 22,000 तक की रेंज के अंदर अगर कोई भी वैल्यू WBC की दी जाती है और न्यूबॉर्न से सवाल किया जाता है, तो आप इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के साथ में नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाना है। अगर जा रहे हो यानी आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 आवर, ये पहले 2 घंटे की बताई गई है। आफ्टर बर्थ देन
30 to 50 ब्रीथ्स पर मिनट। तो पहले 2 घंटे जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके जस्ट पहले जो 2 घंटे होंगे उस दौरान तो 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट रहेगी। देन उसके बाद 30 से लेकर 50 ब्रीथ पर मिनट जो है रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर का, टेम्परेचर जो है वो बच्चे का कितना क्या रहेगा, मेंटेन एट 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेंटीग्रेड में बात करें तो 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल बेबी का टेम्परेचर होता है, जो भी न्यूबॉर्न होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है। एनवायरनमेंट में कॉज फ्लक्चुएशंस, और एनवायरनमेंट की वजह से जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है बच्चे का टेम्परेचर हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल जो है ब्लड सॉरी जो टेम्परेचर बच्चे का वो ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूल की बात करते हैं। तो स्टूल में सबसे पहले मेकोनियम, पहले 2 दिन जो बच्चा स्टूल पास आउट करता है वो मेकोनियम बेस्ड होता है, यानी ब्लैक ग्रीन कलर का होगा, या फिर इसको आप टेनेसियस कलर बोल सकते हैं। ये फीचर यानी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे आपके मेकोनियम के, ब्लैक ग्रीन कलर एंड मेकोनियम जो है वो पहले 2 दिन के लिए जो है पास आउट करेगा बच्चा। देन अब यहाँ पे बात ये आती है कि थर्ड डे से बच्चा जो स्टूल पास आउट करता है उसको किस स्टूल के नाम से जाना जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो ट्रांजिशनल स्टूल है वो बच्चे में कब देखने को मिलता है। तो फिर आपको आंसर में करना होगा थर्ड डे, आफ्टर थर्ड डे अप टू थर्ड डे। ठीक है, तीसरे दिन से आपको ट्रांजिशनल स्टूल जो है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 दिन जो है मेकोनियम स्टैंड स्टूल रहेगा। देन यहाँ पे जो ये जो ट्रांजिशनल स्टूल है इसमें होता क्या है, मिक्सेस विथ मिल्क, बच्चा दूध जो है वो पी रहा है तो इसमें मिल्क भी क्या होगा, मिक्स होगा। मिल्क स्टूल ग्रीन येलो, और ये जो कलर है ये ग्रीन येलो कलर का रहेगा, कौन सा, ट्रांजिशनल स्टूल। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए यहाँ पे डाला गया है, और ये शायद आपको पूछा भी जा सकता है इस एग्जाम में, पहले तो ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। वर्ड्स इन फर्स्ट 24 आवर्स वर्ड्स 20 टाइम डेली एट 2 वीक ऑफ एज। बच्चा जो है वो पहले 24 घंटे के अंदर जो है वर्ड स्टार्ट कर देगा। अगर 24 घंटे तक वर्ड नहीं करता है यानी कि बच्चे को कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है या फिर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर नॉर्मली बच्चा जो है यूरिन पास आउट कर देता है, और पहले 2 वीक के अंदर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है, 20 बार दिन में जो है यूरिन पास आउट कर सकता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेन्यूगो, लेन्यूगो का मतलब फाइन डाउनी हेयर ग्रोथ ओवर एंटायर बॉडी, प्री टर्म इन्फेंट्स हैव मोर लेन्यूगो। तो यहाँ पे लेन्यूगो का मतलब है फाइन जो डाउनी हेयर ग्रोथ्स होती है जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, ये प्री मेच्योर इन्फेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब लेन्यूगोज प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज जो फुल टर्म बेबी होता है उसमें भी लेन्यूगोज तो देखने को मिलेंगे। जो फाइन डाउनी हेयर ग्रोथ है वो आपको टर्म बेबी में भी देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियो का मतलब कैसियोसा का मतलब है वाइटिस चीजी सब्सटेंस कवर्स बॉडी मोर एबंडेंट इन केसेज मोर इन प्री टर्म इन्फेंट एंड लेस इन पोस्ट टर्म इन्फेंट। वर्निक्स जो कैसियोस है वो वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस होता है जो बॉडी को कवर करके रखता है। मोर एबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे क्रीसेज होगी। क्रीसेज का मतलब जहाँ से जैसे फोल्ड आप कर रहे हो, है ना, नी है आपके, एंड जहाँ से मतलब फोल्डिंग हो रही है ना बॉडी में, वहाँ पे ज़्यादा आपको ये वर्निक्स कैसियोसा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं उनमें वर्निक्स कैसियोसा एंड लेनुगोस ज़्यादा देखने को मिलेंगे पोस्ट टर्म बेबीज़ के बजाय। नेक्स्ट है मीलिया, मीलिया जो है वो स्मॉल एंड वाइटिश पिन पॉइंट्स स्पॉट्स होते हैं जो ओवर नोज जो है आपको देखने को मिलेंगे। इनका कारण क्या है, मीलिया होने का कारण क्या है, कॉज्ड बाय रिटेंड सीबेसियस secretions that resolve within a month। रिटेंड जो सीबेसियस secretions है उनके रिटेंड होने की वजह से मेलियाज प्रेजेंट होंगे। मेलियाज का मतलब है वाइटिस स्मॉल पिन पॉइंट्स स्पॉट आपको नजर आएंगे कहाँ पे, नोज यानी नाक, नाक जो है नोज है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता किसकी वजह से है, रिटेंड सीबेसियस सिक्रेशन की वजह से। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। एक तो आपको पूछा जाएगा कि मेलिया से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है नोज के चारों तरफ स्मॉल एंड वाइट स्पिन पॉइंट्स स्पॉट होंगे। एक आपको ये पूछा जा सकता है कि बच्चे की नोज के चारों तरफ स्मॉल वाइट स्पिन पॉइंट स्पॉट्स बने हुए हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो आपको बताना है फिर रिटेंड सीबेसियस सिक्रेशन।
और ये जो कंडीशन है मीलिया वाली, ये कुछ ही महीने में वापस जो है रिसॉल्व भी हो जाती है। नेक्स्ट है मंगोलियन स्पॉट्स। ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन के स्पॉट्स होते हैं जो कि बैक, बटक्स एंड सैक्रल रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, फाइंड आउट होते हैं। डिसअपियर बाय फर्स्ट ईयर, 1 साल के अंदर ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। कॉमन इन डार्क स्किन इन्फेंट्स, जो डार्क स्किन इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये कॉमनली देखने को मिलते हैं, यानी मोस्टली जो डार्क स्किन, जो काले लोग होते हैं, यानी कि जो बच्चा है उसकी अगर स्किन डार्क है, उनमें ये मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टेलेंजिएक्टेटिक नेवी, जिसको स्टॉक बाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पिंक एंड रेड एरियाज कॉज्ड बाय कैपिलरी डायलेशन। कैपिलरी डायलेशन की वजह से पिंक और रेड एरियाज आपको बॉडी के अंदर नजर आएंगे, उनको हम बोलते हैं स्टॉक बाइट्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं टेलेंजिएक्टिक नेवी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैसे क्वेश्चन ही बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी पॉइंट से क्वेश्चन बन के बहुत बार पूछा जा चुका है। लॉस 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट बाय फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। जैसे ही बेबी आउटर एनवायरनमेंट में आता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके पहले वीक में बच्चा जो है 5 से 10% तक अपने वेट का जो है लॉस उस बच्चे में होता है। वेट लॉस कितना होगा, 5 से 10%। हाइपोग्लाइसीमिया अगर बच्चे को होता है तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी, जिट्रीनेस होगी, टेम्परेचर एंड जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इनस्टेबिलिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। जिट्रीनेस को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वहाँ पे जिट्रीनेस वर्ड दिया जाता है, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी इनस्टेबिलिटी दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इस प्रकार से हाइपरथायरॉयडिज्म, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जिट्रीनेस जो है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड जो है वो न्यू बॉर्न को कितना क्या देंगे, इससे लेकर भी सवाल पूछा जाता है। 130 to 200 ml per kg एंड 2 to 3 ऑन्स पर एलबी ऑफ बेबी वेट। बेबी वेट जो है उसका 2 से 3 ऑन्स पर एलबी या फिर 130 से 200 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम फ्लूइड बच्चे को एडमिनिस्टर करते हैं, बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट कैलोरीज की बात करते हैं तो 110 से 130 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट देंगे, एंड 50 से 60 कैलोरीज पर एलबी बॉडी वेट के हिसाब से हम बच्चे को कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो 2 से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है हम प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन। फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज, जन्म से लेकर 6 महीने तक कितना प्रोटीन बच्चे को ज़रूरी होता है। 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट फ्रॉम 6 to 12 मंथ। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी पहले 6 महीने, उसके बाद में 1.8 ग्राम पर केजी जो है बॉडी वेट के हिसाब से 6 से लेकर 12 महीने तक प्रोटीन बच्चे को देना ही देना है। चलिए, वैसे ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपने को कोई अदर, चाहे वाटर हो, चाहे आप कोई भी सेमी सॉलिड या फिर सॉरी जो लिक्विड फॉर्म में जो भी आपके पास में कुछ खिलाने पिलाने के साधन है वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। पहले 6 महीने EBF यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है। इसके बाद ही आप ऊपर से कुछ वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। जो बच्चे की एज होती है उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि 10% और 9% का क्या लोचा है। तो ये जो अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज होती है, AGA, ये होती है बिटवीन 10 से लेकर 90%। अब यहाँ पे 10% क्या है, 90% क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज जो बेबी होगा इसका मतलब है 90% से अबव होगा, एंड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज का जो बच्चा होगा वो 10% से कम होगा। तो यहाँ पे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज से सवाल पूछा जाता है, तो परसेंटाइल में आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी बनते हैं। LBW यानी लो बर्थ वेट, बेबी किसे कहेंगे, वो हम कहेंगे अगर 2.5 किलो से कम का बच्चा है या फिर 2500 ग्राम से कम का अगर बच्चा है तो वो LBW के अंदर काउंट होगा। और LB में बात करें तो 6 LB से अगर कम का बच्चा है तो LBW कहलाएगा। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है वेरी लो बर्थ वेट यानी VLBW, यानी 1500 ग्राम या फिर 1.5 किलो से कम का बच्चा है तो वो VLBW कहलाएगा। नेक्स्ट है ELBW यानी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, इसका मतलब है 1000
ग्राम से कम या फिर 1 किलो से कम का बच्चा या फिर 2.2 एलबी से कम का बच्चा आपका कहलाएगा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। तो यहाँ से एलबीडब्ल्यू से सवाल पूछा जाता है, तो तीनों सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सिली वर्ड से रिलेटेड है, एंड जो मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग होती है उनको लेकर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डाली गई है। पहला है सिस्टोसिल। सिस्टोसिल का मतलब होता है हर्निएशन ऑफ ब्लैडर इनटू वेजाइना। ब्लैडर और वेजाइना के अंदर क्या हो जाना, हर्निएशन हो जाना, वो आपकी टर्म कहलाती है सिस्टोसिल। नेक्स्ट है रेक्टोसिल। रेक्टोसिल का मतलब है हर्निएशन ऑफ द रेक्टम इनटू द वेजाइना। सिस्ट वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है आपका ब्लैडर को, एंड यहाँ पर रेक्ट जो वर्ड है वो आपका इंडिकेट कर रहा है रेक्टम को। ठीक है, सिली जो वर्ड है वो वेजाइना को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर्निएशन जो हो रहा है सिस्टोसिली में तो ब्लैडर और वेजाइना के अंदर, रेक्टोसिली में रेक्टम और वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट है रेक्टो वेजाइनल। रेक्टो वेजाइनल का मतलब है ओपनिंग बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना। वेजाइना और रेक्टम के बीच की ओपनिंग जो है वो कहलाती है आपकी रेक्टो वेजाइनल। नेक्स्ट वेसिको वेजाइनल। वेसिको वेजाइनल का मतलब है जो ओपनिंग है वो ब्लैडर और वेजाइना के बीच में होगी, तो वो कहलाएगी आपकी वेसिको वेजाइनल। नेक्स्ट है यूरिथ्रो वेजाइनल। यूरिथ्रो वेजाइनल में क्या होगा, जो ओपनिंग होगी वो यूरिथ्रा एंड वेजाइना के बीच में होगी, तो वो यूरिथ्रो वेजाइनल आपकी कहलाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यू बॉर्न केयर को लेकर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं ये तो आपको याद करने ही करने हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, हर बार सवाल बनते हैं ना। तो ये था आज का अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन की हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने स्टडी को अच्छे से अच्छे करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।